नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मजेदार। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानक वर्तनी की। लेकिन मानक वर्तनी के समझने से पहले हम बात करते हैं कि ये मानक शब्द का अर्थ क्या है। मानक का अर्थ है ऐसे मापदंड या ऐसे पैरामीटर या ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी सेवा या वस्तु की एकरूपता, विश्वसनीयता और उसकी गुणवत्ता को जांचने का काम करती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब भी हम बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम लेने जाते हैं या सीमेंट की बोरी लेते हैं या जो पैक्ड पानी की बोतल आती है, यदि हमने कभी ध्यान से देखा हो तो उन सब के ऊपर ISI का चिन्ह होता है। सोना खरीदने जाएं तो हम हॉलमार्क का निशान देखते हैं या सोने की प्योरिटी चेक करने के लिए हम पूछते हैं कि ये कितने कैरेट का है। उसी प्रकार से जितने फूड आइटम हैं उन सब के ऊपर आपको FSSAI का चिन्ह मिलेगा। इसका अर्थ है कि ये जितने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में आने से पहले इनकी गुणवत्ता, इनकी विश्वसनीयता जांची जाती है। अब हम बात करते हैं मानक वर्तनी की। कई बार आपने देखा होगा कोई एक शब्द उसको विद्यार्थी अलग अलग तरीके से लिखते हैं और हमें ये दुविधा उत्पन्न होती है कि ये शब्द सही है, और इसी चक्कर में हमारे अंक काटे जाते हैं। तो शिक्षाविदों ने मिलकर के यह निश्चित किया कि क्यों ना वर्तनी में मानकता लाई जाए। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे जो पठन पाठन है या जो हमारा शिक्षण है उसमें सुधार होगा। दूसरा, पठन पाठन समान होगा। कोई भी शब्द जैसा लिखा होगा वो वैसा ही पढ़ा जाएगा और वो शब्द हर किसी भी पुस्तक में, किसी भी राज्य की भी हो, कहीं की भी हो, सब में समान होगा। इसके अलावा मूल्यांकन सही प्रकार से हो सकेगा और इसको शैक्षणिक और सरकारी स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। अब हम कुछ और सरल भाषा में समझते हैं कि इस मानक हिंदी की या मानक वर्तनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मान लीजिए जैसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो NCERT या माफ कीजिए जो CBSE द्वारा संचालित हैं, CBSE द्वारा एफिलेटेड है। हमारे देश में बहुत ऐसे लाखों की संख्या में विद्यालय हैं और विदेशों में भी हैं। तो एक अध्यापिका जो यहाँ भारत में अपनी कक्षा में विद्यालय शब्द इस प्रकार लिखती है। इस प्रकार से लिखती है और वहीं अमेरिका के शिकागो शहर में एक अध्यापिका विद्यालय शब्द इस प्रकार से लिखती है। अब अगर देखा जाए तो दोनों ही शब्द सही हैं, क्योंकि जितने सारे CBSE के विद्यालय हैं उन सब का पाठ्यक्रम समान है, चाहे वो हमारे देश में विद्यालय चल रहे हों या विदेशों में हों। जब उनका पाठ्यक्रम समान है तो प्रश्न पत्र भी समान बनता है। हो सकता है सेट अलग अलग हों, व्याकरण का भाग भी करीब करीब उसी हिसाब से होता है। तो जब मूल्यांकन किया जाएगा तो वो किस आधार पर होगा, क्योंकि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय इस प्रकार से लिख रहा है क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसको ऐसे ही सिखाया है, तो क्या इसे शुद्ध माना जाएगा या दूसरा विद्यार्थी जिसकी अध्यापिका ने उसको इस प्रकार से विद्यालय लिखना सिखाया है वह सही माना जाएगा। क्योंकि जो प्रश्न पत्र की मूल्यांकन या जो अंकन सूची है या जो कह सकते हैं हम आपकी आंसर की है वो तो समान होगी सबके लिए, वो अलग अलग नहीं बनेगी। तो क्या जब शब्द अलग अलग लिखा गया है तो क्या मूल्यांकन समान होगा? क्या मूल्यांकन में भिन्नता नहीं आएगी? तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आए और यही सोचते हुए जो शिक्षाविद थे उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना वर्तनी में एक रूपता लाई जाए, और वर्तनी में जब वो एक रूपता लाई गई वही मानक भाषा कहलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो CBSE द्वारा
मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो केवल भारत में ही नहीं है बल्कि संसार के सभी देशों में है। और जब प्रश्न पत्र तैयार होता है तो वो कई सारे सेट होते हैं और जो व्याकरण है उसमें वो करीब करीब समान ही होती है, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो। यदि किसी विद्यार्थी ने दिल्ली में बैठ करके विद्यालय शब्द लिखा और उसकी अध्यापिका ने शिकागो में विद्यालय दूसरी प्रकार से लिखाया, जब प्रश्न पत्र एक है तो उसकी जो आंसर स्कीम है वो भी एक सी ही बनेगी। जो विद्यार्थी दिल्ली में बैठ करके प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, जिसने विद्यालय लिखा, जैसे उसको अध्यापिका ने बताया उस प्रकार से उसने लिखा, और जो विद्यार्थी अमेरिका के शिकागो में बैठा है उसकी अध्यापिका ने उसको सिखाया। हो सकता है, संभव है उन दोनों में एक रूपता ना हो, लेकिन मार्किंग स्कीम तो एक है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन में मत भिन्नता आ जाएगी। इन्हीं सबसे बचने के लिए विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने यह निश्चित किया कि भाषा में एक रूपता आनी चाहिए। एक तो उससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, मूल्यांकन आसान होगा। तो अब हम बात करते हैं पंचम वर्ण की। तो ये पंचम वर्ण क्या है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और ये वर्ग के अनुसार वर्ण है। तो पहले हम बात करते हैं का वर्ग की। का, खा, गा, घ, ड़ा। अब देखिए, पुरानी पुस्तकें शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी लेकिन हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो पहले पुरानी पुस्तकों में शब्द इस प्रकार से दिए होते थे, गड़गा। लेकिन अब क्या किया, इससे बचने के लिए बदलाव इस प्रकार से किया गया कि जो पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया। तो जितने सारे पंचम वर्ण थे, का, खा, गा, घ, ड़ा, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है? ये वाला। चा, छा, जा, झा, ङा, ये पंचम वर्ण है इनका। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सारे जो पंचम वर्ण थे इनको अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया। अनुस्वार मतलब बिंदी, शब्द के ऊपर बिंदी। अब पहले समय में इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देते थे, गड़गा, लेकिन आज के पुस्तकों में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शब्द क्या है, विद्यार्थी के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका प्रयोग, ड़ा का प्रयोग अधिकांश नहीं होता है अनुस्वार के रूप में, लेकिन हमने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए गंगा शब्द लिख दिया। अब इसके बाद हम करते हैं चा, छा, जा, झा, ङा। अब पुरानी पुस्तकों में आप देखोगे, हमने ऐसी पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें लिखा हुआ था अंजन। अंजन मतलब काजल। तो हमने क्या किया, मानक वर्तनी के अनुसार इसको कर दिया, यहां को हटा करके हमने इसको अंग लगा दिया। अंजन, चंचल, यहां पर भी हमने अंग, यहां को हटा करके हमने अनुस्वार लगा दिया। कंकड़, कंकड़। तो इस प्रकार से तो आपने ये देखा, जो यहाँ था, जो आधा यहाँ लिखा था उसको हमने यहाँ को हटा करके और हमने ये पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में ले लिया, जिसको हम कई बार बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टा, ठा, डा, ढा। अब इसका प्रयोग, अणा, इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में नहीं होता, देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं ता वर्ग पर। ता, था, दा, धा, ना। अब देखिए, पहले हम लिखते थे चंदन, इस प्रकार से, लेकिन हमने क्या किया, मान की, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार से लिख रहा है तो वो भी सही है, और अगर ऐसे लिख रहा है तो वो भी सही है, लेकिन एक रूपता कैसे आएगी, मूल्यांकन कैसे होगा? तो हमने क्या किया, इस चंदन को अशुद्ध माना और हमने यहां पर इस पर अनुस्वार लगा दिया। उसी प्रकार से अगला शब्द देखिए, मंजन, कंचन। तो यहां पर जो आधा ना था उसको हटा करके हमने अनुस्वार लगा दिया। अब आते हैं पा वर्ग पर। पा, फा, पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए, यहां शब्द आ गया संबंध। अब अगर हम पहले ऐसे लिखते थे संबंध, लेकिन हमने क्या किया,
उस पंचम वर्ण में हमने मां और ना को हटा करके हमने उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया। अगला शब्द है आनंद, अंबर, गंभीर। तो इस प्रकार से भाषा को सरल बनाया गया, क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार से समय बदलता है भाषा भी परिवर्तित होती है। तो जो बहुत सारी चीजें थी हिंदी भाषा में, जो क्लिष्ट शब्द हुआ करते थे, उनको हमने सरल बना दिया और इससे भाषा में एक रूपता आ गई। तो मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज अपने सुझाव कमेंट के रूप में देते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।